नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यूपी स्पेशल की मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 8 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें ढेर सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई, जैसे संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, नदियाँ, झीलें, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, पर्यटन, उद्योग, खनिज, परिवहन, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं पत्रिकाएं, जनजातियाँ भी देख ली, शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध, संस्थाओं की भी बात हो गई, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अवस्था की बात हो गई। आज बात करते हैं आपके महत्वपूर्ण योजनाएं, और इसमें इंक्लूड कर लेंगे जनगणना, क्योंकि 2 टॉपिक में खत्म करना, महत्वपूर्ण योजना और जनगणना एक में, और प्रादेशिक घटनाक्रम और बजट, ये सब या बजट में एक कर देंगे, इसमें 3 कर देंगे। जैसे कि 2 क्लास के अंदर इसको पूरा हमें यूपी वाला स्पेशल सेक्शन यूपी का खत्म करना है। और इसके बाद हम लोग करंट अफेयर की एक क्लास लेके आएंगे, महा मैराथन रहेगी, जो जिसमें आपकी वो 6-7 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि उसमें पूरा मुझे ओवरऑल करंट को कवर कराना है। एक ही क्लास में सब कुछ फिनिश करा देंगे। तो जो कोई इस चैनल पे नया है तो इसको लाइक कर ले और सब्सक्राइब करे, क्योंकि आपको यहाँ यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जीएस का कोई भी सेक्शन है वो फुल मिलने वाला। आप यूपी का पीसीएस हो, यूपी आरओ हो, एआरओ हो, यूपी हो, यूपीएसआई से कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, और वो क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा जैसे ये पेपर कराया जा रहा है। इसमें आपको ये बुकलेट सॉल्व कराई जा रही है, इसमें लिखा है किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, और वो उसी टाइप के आपके क्वेश्चन, उसी के इर्द गिर्द उसका एक्सप्लेनेशन है। इसी टाइप के आपके जो वन लाइनर में रहेगी वो आपका करंट रहेगी, क्योंकि उसको जल्दी से एक ही बार में खत्म करना है, और विथ पिक्चराइजेशन के साथ रहेगा, उसमें फोटो भी बनी रहेगी, जिससे आपको समझने में, माइंड सेट होने में सारी चीज़ें बहुत ईजी रहेंगी। चलिए, तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं, ये पार्ट नंबर आपका 9 रहेगा। तो महत्वपूर्ण योजनाएं क्या क्या हैं उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में देखते हैं। तो गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे था, तो इसकी हम बात करेंगे। गोकुल ग्राम योजना आपका उत्तर प्रदेश से इसका संबंध था, लेकिन ये किसके लिए थी, ये भी सारी चीजें देखनी है। तो उत्तर प्रदेश का इसका संबंध हो जाएगा, और मोस्टली ये जो इसकी जो परियोजना है ये आपके उत्तर प्रदेश से है। अब एक थी किसके लिए, तो ये देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये आपका गोवर्धन जो गोकुल ग्राम योजना है, ये आपका निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, मतलब गांव गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क, जो भी इतनी गायें हैं उनका निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा, ताकि अच्छी नस्ल गोवंश को बढ़ावा दिया जा सके। आप लोगों ने देखा हो आजकल गायों को इतना छुट्टा छोड़ दिया जाता है कि ढेर सारी गायें रहती हैं रोडों पे, हाईवे पे मरती रहती। तो क्या है कि ये अच्छी नस्ल की नहीं है, अच्छा ज्यादा दूध नहीं दे रही है, तो इनको क्या है, इनका एक जिनको नस्ल चेंज की जाएगी और उनका गर्भधारण किया जाएगा, जिससे अच्छी नस्ल की गाय पैदा हो और लोग उनको पालने के लिए, मतलब पालने उसको रखें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्या धन योजना, कौन सी योजना है भैया, ये ध्यान रखना है। पहले कन्या विद्या धन योजना की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है इसमें उद्देश्य, तो ये कक्षा 8 के लिए, मतलब उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है योजना। कौन सी योजना है, क्वेश्चन समझ में आया कि कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है। कौन सी क्लास उत्तीर्ण की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्लास के बाद जो भी उन्होंने आगे क्लास में पढ़ेंगी, तो 9th-12th के बाद जो भी आगे क्लास में जाएंगे, तो उनके लिए क्या है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए जिन्होंने 12th उत्तीर्ण की है, और वर्ष 2012 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से 30,000 रुपए का आर्थिक मदद प्रदान की जाती थी। पहले साइकिल दी जाती थी और 30,000 रुपए, क्योंकि ये अखिलेश के टाइम की थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, जो यूपी में यूपीडास पे प्रायोजित किया गया था, तो कब किया गया, इसका ऑप्शन विवादित है, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों दिया गया है। बी में मतलब केंद्र सरकार, ओके, और सी का मतलब आपका विश्व बैंक। तो केंद्र सरकार और विश्व बैंक दोनों ने मिलकर इस योजना को लगाया, चालू किया था। कौन सा था, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। ये 1998 में विश्व बैंक की सहायता से, WB की सहायता से इसको शुरू किया गया था, और 2004 तक चला था। डास का द्वितीय चरण नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे RKVI भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। चूंकि इस क्वेश्चन में इस वजह से विवादित है क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन दिए गए थे, दोनों सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को, जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी। तो जो विवेकानंद योजना है, स्वामी विवेकानंद को ध्यान देना, तो स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे स्वर्ण वाली होती तो वो बुजुर्गों के लिए थी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन आपका। डी में क्या दिया गया, मजदूरों के लिए,
तो विवेकानंद योजना किसके लिए? मजदूरों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन आरंभ किया था, ये आपका मजदूरों के लिए। योजना के तहत जो उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपये धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। ठीक है, ये जो मंदिर है वो कहाँ से? इस योजना के माध्यम से गोरखपुर मंदिर, हस्तिनापुर शहर, मेरठ, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकंभरी देवी मंदिर, विंध्याचली देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि इस टाइप के तीर्थ स्थल आप घूम सकते हैं। बच्चों के लिए भी कुछ भी करते हैं, बेरोजगार लड़कों के लिए, है ना, कुछ दें, बेरोजगारी भत्ता ही दे दें। ठीक है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाना है, कि विकलांगों के लिए योजनाओं का निर्माण करना। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से यह योजना 15 अगस्त 1946 को प्रारंभ की, 1996 को 1996 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूहों में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु 15,000 रुपये दिए जाते। तो ये ध्यान देना, इसमें जिन लोगों को संगठित करके फिर 15,000 रुपये की व्यवस्था की गई है, प्रावधान है। वुमेन पावर लाइन जो 1090 योजना प्रारंभ हुई थी, तो ये कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका बी हो जाएगा 2012 में हुई थी, अखिलेश जी ने कराया था इसको, तो 15/11/2012। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसी मेंस में, लेकिन इसी को अपडेट करके हमें मिलेगा कुछ ना कुछ इससे फायदा। तो ये उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। तो वुमेन पावर क्या है? लाइन है जो आपका 1090 नंबर है। कोई भी महिलाओं को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो तो 1090 पे कॉल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, तो राज्य पोषण मिशन आपका सी हो जाएगा, कुपोषण से लेके, क्योंकि जो राज्य पोषण की बात कर रहा है, जो पोषण मिशन है, ये कुपोषण को सुधार करने के लिए है, जो कहीं ना कहीं ये भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू चलाया जाता है, लेकिन हमें अपने इस तरफ से केंद्र सरकार की प्रायोजित एक योजना है। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए ये राज्य सरकार पोषण मिशन प्रारंभ किया था। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया था? तो किस पे नहीं दिया गया था? सीतापुर नहीं होगा। नहीं पूछा है कि इसमें जो गोमती जो कार्य योजना था उसके अंतर्गत जनपद में जो प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया था, वो सीतापुर में नहीं दिया गया था। इसमें लिखा है कि प्रश्न काल में गोमती नदी को घरेलू सीवेज से मुक्त करने हेतु गोमती कार्य योजना का प्रारंभ भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से, तो किससे? भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से 1993 में इसको शुरू किया गया था। अब जैसे सीतापुर है तो सीतापुर में प्रदूषण निम्न कारणों पर समुचित बल नहीं दिया गया था, और सब पे था। जैसे आपका जौनपुर होगा, लखनऊ होगा, सुल्तानपुर होगा, जो लखनऊ के आसपास थे। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, तो आत्मनिर्भर जो यूपी रोजगार अभियान चला भैया, तो आत्मनिर्भर बनो यूपी रोजगार अभियान है, वैसे तो मिल ही नहीं। तो 26 जून 2020 को यह प्रारंभ किया गया था योगी राज में, आत्मनिर्भर बन के रोजगार लो। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को प्रारंभ, क्योंकि ये उस टाइम जो कोविड की महामारी चल रही थी उसके वजह के इसको सृजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 31 जिलों को चिन्हित किया गया था जो बाहर जाके कर रहे थे काम, तो फिर वापस आए तो उनके लिए। शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो मुख्य लक्ष्य बताना में क्या क्या होंगे इसके, तो ये आपके हो जाएंगे। उपरोक्त तीनों दिए गए हैं कि तीनों मतलब आपका कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप में को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार करना, तो ये सारी चीजें आपकी शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना में आ जाता है। ठीक है, तीनों हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि उत्पादन वही आपका उत्पादन को बढ़ावा देना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि को उपयोग को प्रारूप को बदलना, मतलब बहुफसली करना, भू प्रबंधन का सुधार करना, तो एक टाइप से किसानों से रिलेटेड थी, उर्वरता को बनाए रखना अथवा भू प्रबंधन में सुधार करना, ये सारी चीजें इसमें थी। तो इसमें 127 पेज समथिंग है, पूरे हम लोग 100 पे अभी चल रहे हैं, तो 27 पेज एक क्लास नेक्स्ट और आएगी, उसमें एक्सपीरियंस कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आच्छादित हैं? तो कौन कौन से आए थे? तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 1 to 4 हो जाएगा। हत्या पीड़ित लोग आएंगे, यौन दुष्कर्म पीड़ित आएंगे, तेजाब के हमले से होंगे, युद्ध पीड़ित नहीं आएंगे, युद्ध वाला क्योंकि अलग रहता है। ठीक है, तो ये तीनों आ जाएंगे आपके जो उत्तर प्रदेश द्वारा जो पीड़ित मुआवजा था उसके अंतर्गत। देखते हैं इसमें योजना में क्या था। तो 2013 में फरवरी में ये अधिसूचित एक पीड़ित मुआवजा योजना लाई गई थी, जिसमें अंतर्गत जो बलात्कार की पीड़िता को 2 लाख, तेजाबी हमले से पीड़ित थे उनको 3 लाख, हत्या पीड़ित को 2 लाख एवं मानव तस्करी में 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए, एक ए दिया गया है कथन और कारण आर दिया गया है, तो बताना सही है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है, तो क्योंकि ये तो सही है, मानकानुसार उसका रेशियो क्या रहना चाहिए, एक टीचर पे 30 बच्चे रहने चाहिए, 130, हम 31 कुछ भी बोल सकते हैं, इस टाइप पे 30 बच्चे एक स्टूडेंट हो जाएगा। और ये शिक्षा मित्र योजना थी वहीं पे जहाँ पे वो ग्रामीण क्षेत्र में है अपने, वहीं पे सेवा इसको प्रदान कर सके, पढ़ा लिखा सके बच्चों को, तो ए हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि आपका दोनों सही है और व्याख्या भी सही वो कर रहा है। तो ये 2001 से संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का मौका उपलब्ध हुआ था। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के साथ साथ मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात भी सम्मिलित हुआ था। भाई सरकारी वैकेंसी निकालो ना, ये शिक्षा मित्र से क्या हो जाएगा, है ना, सरकारी दो, ये तो कुछ लिए अल्पकालिक सुख है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 में किसान भाई योजना चलाई गई थी, कब, 1992 में, तो इसको याद करना है अच्छे से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1992, 1992 में किसान भाई योजना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 1992 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसके तहत 2.50 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ रुपए जो जोत धारकों की उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत भाई पासबुक के स्वरूप में परिवर्तन कर 1992 में किसान भाई योजना लागू की गई थी। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जो सॉर्टिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 12 हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो परियोजना के लिए चयनित नहीं है वो आपका सीतापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, सीतापुर। क्योंकि विश्व बैंक द्वारा जो वित्त पोषित 7 जून 2009 को उत्तर प्रदेश में सॉर्टिक लैंड रिक्लेमेशन जो योजना प्रारंभ की गई थी, ये 24 जिलों में ऊसर एवं बीहड़ भूमि सुधार संबंधित थी। 6 वर्षीय ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1332 करोड़ रुपए दी थी, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। तो 24 जिलों में थी, सीतापुर नहीं था। तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु, देखो क्वेश्चन का पैटर्न उस टाइप के उधर पूछे गए थे, लेकिन हमें कुछ वर्ड ऐसे भी मिल जाते हैं उसमें जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य था, तो बंधु योजना का उद्देश्य था आपका औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। क्या था, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना ही आपका बंधु योजना का माना जाता है, ये औद्योगिक इकाइयों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था, तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा 18 जून 2001 में, देखो जून सब में दिया, तो 18 जून 2001 में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में किसानों को सही तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र जो स्नातक या इंटर की नियुक्ति संबंधी यह योजना 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई थी। चलिए देखते हैं। लखनऊ योजना संबंधित विकास है, तो कौन सी लखनऊ संबंधित योजना, आपकी सड़कों से, उस टाइम सड़कों की बात हो रही थी, 2004 की बात है। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी। यह सड़क निर्माण और मरम्मत से संबंधित है। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन या परियोजना लगाने जा रही है, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में जो लगाई थी उसने, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, तो 10,000 करोड़ की लागत से इसने ये योजना लगाई थी। चलिए थोड़े पुराने क्वेश्चन उनको स्किप कर देंगे, बस लाइट में देखेंगे। ज्ञानदीप शिक्षा योजना का जो प्रारंभ की गई थी, तो आपका की गई थी 2002 में ज्ञानदीप। थोड़ा सा देखो योजना है, कहीं ना कहीं पुरानी पूछ भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं, तो योजना तो पूछते ही हैं। तो ज्ञानदीप योजना थी आपकी सितंबर 2002 में ये प्रारंभ की गई थी, और ये किससे थी, जो प्राविधिक शिक्षा के लिए ज्ञानदीप शिक्षा योजना चलाई गई थी। यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित थी। कल्प योजना की बात करते हैं। कल्प योजना क्या है, तो कल्प योजना आपकी संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, कायाकल्प भी कह सकते हैं बच्चों के लिए थी ये। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल, स्कूलों में राष्ट्रगान एवं सरस्वती वंदना का तैयार करना, इस टाइप की सारी चीजें थी कि बच्चों को थोड़ा जोड़े रखना उनसे।
उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, तो ये योजनाएं पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं कि आप इतनी पुरानी योजनाएं दी गई कि ये कहीं ना कहीं मिड डे मील योजना हमेशा पूछी जाती है। पीसीएस 2012 में पूछा गया, तो ये 1995 में शुरू हुई थी। देखो 95 के बाद कितने सालों बाद, लगभग 17 साल बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पुरानी योजनाएं जरूरी है। तो मिड डे मील योजना का 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1960 के दशक में ही हो गया था यह कार्यक्रम। कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने, नामांकन तथा उपस्थित बढ़ाने की सभी जातियों के बच्चों को सामाजिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था। यह सर्वप्रथम तमिलनाडु में तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे के कामराज, यही पूछा जाता है कहाँ पे पहले कौन से राज्य में शुरू किया गया था, तो तमिलनाडु में। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे के कामराज थे, उनके द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी योजना थी, क्योंकि इससे बच्चों का लगन तो बढ़ ही रहा था स्कूल में आने का, पढ़ने का एक कहीं, और ये सामाजिकता को बढ़ावा दे रही थी, जिसमें जो छुआछूत है उसका दूर हो रहा था, क्योंकि हर समाज के में बच्चे आके खाना खा रहे हैं साथ में, तो एकता के लिए थोड़ा था। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू गया था, ये तो आप लोग स्कूलों में लिखा रहता है, अच्छे से जानते होंगे कि 2000 में ये प्रारंभिक शिक्षा स्कूल चलो अभियान शुभारंभ हुआ था। 2001 में इसका जो उद्देश्य था वो निःशुल्क शिक्षा एवं सभी को ज्ञान देना था। उत्तर प्रदेश विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो विकास केंद्र परियोजना आपकी की गई थी, कब की गई थी, ये अक्टूबर 2001 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना 2001 में गोरखपुर जनपद में सहजनवा में केंद्र है, सहजनवा केंद्र से स्थापित करके इसको शुरुआत की गई थी। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। सारी परियोजनाएं पुरानी हो या नई हो, कहीं भी उससे मतलब नहीं, हमें देखना है। तो ग्रीन परियोजना 2001 में शुरू की गई थी ये उत्तर प्रदेश में, 1 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, तो केंद्र सरकार की योजना नहीं थी, वो बताना हमें। पहला गंगा एक्सप्रेस भी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ये है, केंद्र सरकार की नहीं। गंगा एक्सप्रेस वे 15 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की एक सड़क परियोजना है। यह नोएडा से बलिया तक जाएगी, और पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक इसका लिंक है, तो नोएडा से बलिया तक। यह एक्सप्रेस वे 8 लेन का होगा, जिसका शिलान्यास लखनऊ में मायावती ने किया था उस टाइम पे, तो ये मायावती के काल के था। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है, तो स्वावलंबन योजना की बात करेंगे तो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना है, इसका उद्देश्य ये स्वावलंबन योजना है आपका। इसका उद्देश्य परंपरागत क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी? महामाया जो मोबाइल अस्पताल योजना ही आपकी 15 में शुरू की गई थी। ठीक है, 15 जिलों में सर्वप्रथम ये महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महामाया योजना मुख्यमंत्री मायावती ने प्रारंभ की थी, जिसे 2012 में समाजवादी सरकार ने बंद कर दिया था। तो एक आएगी एक जाएगी सरकार, अपना इस टाइप से बदलते रहे। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो तालीम योजना देखना है आपको। तालीम किससे रिलेटेड है आपकी, इसका 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही का मतलब है आपका दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु सभी विद्यालयों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा में से परिचय हेतु, तो ये आपकी तालीम योजना ये हो जाएगी। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी। तो पायलट परियोजना ये आंवला से, आंवला देखिए ये वो यहाँ फल में मत समझ लेना, आपके वो है ना, एक जगह है बरेली के पास में। तो गैसो हाल की जो पायलट परियोजना बरेली जिले के आंवला तहसील में स्थित, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो कौन से कथन सत्य है जो वित्तीय निगम के बारे में हमें देखना है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी का मतलब होगा 1 और 2 दोनों सही है। यह लघु तथा मध्य स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा माध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, इसी टाइप का इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है, तो वित्तीयकरण किसका नहीं करता, जो वित्तीय निगम है उत्तर प्रदेश का, तो वो बी का पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए नहीं करता है। जो यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की है वो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। जैसे यूपीएफसी के मुख्य की बात करें इस समय कौन है, तो वो मुख्य है आपके अंशधारी राज्य जो शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। यह लघु एवं मध्यस्तरीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के
सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ बना रहा है। छोटी औद्योगिक इकाइयों को स्थायी संपत्तियों के साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। यूपीएफसी द्वारा महिला उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु महिला उद्यम निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। आयोग ने इसका उत्तर डी माना था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बताइए कौन है। तो देखिए 2013 का क्वेश्चन है, उस समय वर्तमान राज्यपाल पूछा, तो अभी इसमें से वो नहीं है, लेकिन हमें अभी पता होना चाहिए। तो जो 2014 तक इसका देखो, अभी तो आनंदीबेन पटेल है, थोड़ा पीछे का भी देख लेते हैं क्या। ठीक है, कोई नहीं, आनंदीबेन जी। उत्तर प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ अध्यक्ष भी थे, तो कौन से मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी होंगे। ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया था। थोड़ा देख लेते हैं बाबा जी के बारे में, तो कुछ बताया गया होगा। तो श्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं और एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ श्री अजय सिंह बिष्ट नाम से प्रख्यात हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका जन्म 5 जून 1972 में पंचूर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। तो हिंदू वाहिनी नहीं का। क्वेश्चन नंबर है आपका यूपी कॉन्स्टेबल का, यूपीपी वाले ध्यान से सुने इसको। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी। तो आपकी सेवा गंगा की योजना की गई थी। कौन सी? सेवा गंगा। ये 2018 में उत्तर प्रदेश गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र के लिए इसको शुरू किया गया था कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए गंगा हरितिमा योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के, देखो हस्त निर्मित कागज भाई वही अपना जालौन, तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हस्त निर्मित कागज बनाए जाते हैं, क्योंकि जालौन जिला से मैं भी हूँ, तो इस वजह से हाँ ध्यान तो नहीं दिए कहाँ बनते, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में होगा। हाँ देखा है शहर में लोग बना बना के जो पंपलेट अपने लाते हैं वो तोड़ लिफाफा। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद तो ये ध्यान देना कब 24 जनवरी को इसको लागू किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया था। ये उस योजना के तहत उत्तर प्रदेश जालौन जिले को हस्तनिर्मित कागज के लिए चुना गया था, जबकि अलीगढ़ जिले को ताले एवं हार्डवेयर के सामान के उत्पादन के लिए। काला नमक चावल की बात करनी है आपको, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। काला नमक चावल जो एक चावल की किस्म है, एक जिला एक उत्पाद के साथ इसको किसको दिया गया, तो सिद्धार्थनगर। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखना है अच्छे से। तो ये सिद्धार्थनगर से, इसका जो रंग है वो सफ़ेद होता है, लेकिन इसका नाम ऐसा है। इसके लिए जल संसाधन की अवस्था अच्छी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में लगभग 25 से 35 लीटर पानी चाहिए। इसकी उपज बासमती चावल से भी अधिक होती है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया था। काला नमक धान का ऊपरी हिस्सा काला होता है, इसे जीआई टैग भी मिला है। गला गड़बड़ हो रहा। किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, तो बताइए किसकी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ही ये है योजना कि ये आदर्श वाक्य कि सुरक्षा आपकी, ये संकल्प हमारा रहा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य, ध्यान देना भैया ऐसा करते हैं कि नहीं है। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशय चतुष्कृताम, यानी अच्छे का संरक्षण बुरे का विनाश है। ध्यानतब कि 1863 में गठित उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में 2,36,286 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तकरीबन 198 करोड़ लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है। 198, अब तो 200 करोड़ हो गए होंगे, नई न्यू जनसंख्या वो आई नहीं आपकी जनगणना। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, तो गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आप इसको देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 20 से मतलब है यहाँ पे दुग्ध उत्पादन से, तो गोकुल भगवान के नाम से ही आपका दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। तो ये जो गोकुल परियोजना है, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोकुल पुरस्कार योजना प्रारंभ किया गया था। जबकि देसी गायों के दुग्ध उत्पादनों हेतु अगर बात करें तो नंद बाबा, ध्यान देना, देसी गायों के दूध के लिए नंद बाबा पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। गोकुल पुरस्कार के तहत प्रदेश पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ध्यान देना, काफी फायदामंद है ये। डाक कर्म योगी पोर्टल का उद्देश्य क्या था इसमें,
इसका उद्देश्य था कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल है। इसका प्रमुख उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं को बढ़ाना। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर, तो कौन सा प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था प्रथम राज सरोवर का, प्रथम अमृत सरोवर का। ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उस टाइम पे जो मुख्तार अब्बास अंसारी जी थे, नकवी जी के कह सकते हैं। अभी भी 2022 का ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस पैट में पूछा गया था। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसने, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर, भारत के पहला था ये अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था। कौन सा था? अमृत सरोवर। कहाँ किया गया था? ये रामपुर जिले में किया गया था। तो ध्यान देना है कहाँ पे इस टाइप की योजनाएं पूछ देता है। योजनाएं तो देखो पूछता ही कोई भी एग्जाम, वो ढेर सारी पूछता है। उत्तर प्रदेश में स्पेस दिया गया कि प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? ये लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए ये सुमंगला योजना प्रारंभ की गई थी। ये 25 अक्टूबर 2019 को इसका शुरुआत हुई थी। किसकी? सुमंगला योजना की। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना था और इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेती उस परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना से का ये लाभ मिल सकता है। योजना में लाभार्थियों को बेटी के जन्म लेने से लेकर उनके स्नातक होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। 15,000 रुपये देना, वो भी 6 चरणों में देंगे। अरे यार। उत्तर प्रदेश में स्पेस दिया गया कि हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सबरी संकल्प ये कुपोषण दूर करने के लिए एक भोजन है, सबरी की थाली हम बोल सकते हैं, खाने का एक वो चला था। तो इसको इस द्वारा जो पोषण योजना की था ये 29 जिलों में सबरी संकल्प शुरू की गई थी। सबरी संकल्प योजना के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए, ऐसी महिलाओं जिनका जीवन दैनिक मजदूरी पर निर्भर है तथा उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रति माह 6 माह हेतु 3,000 रुपये अनेक बैंक खाते में भेजा जाता था, उनके बैंक खाते में भेजा जाता था। तो कितना? 500 रुपये प्रति माह और 6 माह में 3,000 रुपये, वही बात है। 500 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह पर दिया, प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा। इस योजना में वही महिलाएं पात्र होगी जिनकी आयु प्रसव के समय कम से कम 19 वर्ष हो तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हो तथा उनका प्रसव संस्थागत सरकारी या निजी नर्सिंग होम में होना चाहिए। तो प्राइवेट में जाओगे तो नहीं मिलेगा, है ना। किशोरी बालिका योजना की बात करें, किशोरी बालिका योजना आपका वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो वर्ष में 300 वर्ष भैया 365 दिन होते, वैसे भी तो 187 87 88 दिन तो बच्चे जाते हैं, स्कूल ही खोलते हैं इतने, तो 300 दिन वाला तो समझ में नहीं। चलिए देखते हैं। 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना शुरू की गई थी। किशोरी बालिका योजना 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। मतलब घर पे भी हैं तब तो ये जो योजना के थ्रू जो भी मिलना है खाने पीने का वो मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो पीएम किसान के तहत लाभ करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तो पहले स्थान पे ही, इतना सारा उत्तर प्रदेश दे रहा है तो ये पहले स्थान पे है। ठीक है। ये 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है। बस ये ध्यान देना था कौन सा स्थान मिला है। बकाया पैसे तो सबको पता होगा क्योंकि अगर कोई फार्मर फैमिली से है तो पता रहता है कितना मिला। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान। दस्तक अभियान क्या? एक टाइप से जापानी जो इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हुआ था उसी को दबाना था, मतलब उसके बारे में जानकारी देना था। तो इसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जापानी इंसेफेलाइटिस को प्रभावित 38 जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया था। दस्तक अभियान एक व्यापक सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार SVCC रणनीति का हिस्सा है जिसे राज्य सरकार ने इंसेफेलाइटिस को मात देने के लिए अपनाया था। यह अभियान यूनिसेफ की मदद से पूरे राज्य के जापानी इंसेफेलाइटिस JE और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AE से प्रभावित 38 जिलों को डोर टू डोर चलाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 वर्ष 2016
16 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्रों को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो 30,000 रुपये हम लोग देख चुके तो शुरू में इसको, है ना। अब इसी को थोड़ा और देख लेते हैं क्योंकि अपडेट करके दिया गया है। तो 2016 में कक्षा 12 के उत्तीर्ण को 30,000 धनराशि प्रदान की। पहले यह राशि 20,000 थी, लेकिन छात्राओं की आगे की पढ़ाई बाधित न हो इसलिए सरकार ने इसको 30,000 कर दिया था। ठीक है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया था? तो पत्रकारों के लिए सहायता के लिए, मदद सहायता के लिए आपका 1880 ये हेल्पलाइन नंबर किया गया था। कन्या विद्या धन योजना बताइए क्या है? 12वीं कक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 12वीं में। तो वही 30,000 रुपये वाला है आपकी 12वीं कक्षा के लिए। ओके, अभी ऊपर बता दिया। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा, तो ये समाजवादी का पूछ रहा है तो बताइए, ये तो पुराना होगा। 300 से 400 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन कर दिया गया था। हाँ, अब उसको मुख्यमंत्री जो योगीनाथ जी हैं, आदित्यनाथ जी, इन्होंने इसको 500 रुपये कर दिया। बस इतना ध्यान देना। उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो भैया समाजवादी सरकार कब तक, 16 तक 17 तक रही थी, लेकिन इसको 14 में शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 14 में। तो ये अखिलेश यादव जी ने किया था समय। और 28 जनवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की थी। यह पेंशन योजना थी आपकी। इससे लगभग 40 लाख गरीब परिवारों तक पहुंचती। अब इसी को समाजवादी पेंशन के तहत चयनित परिवारों को ई पेमेंट के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी। योजना की निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रतिवर्ष पेंशन में 50 रुपये की बढ़ोतरी, प्रति वर्ष 50 रुपये की बढ़ोतरी थी का प्रावधान था, लेकिन पेंशन की अधिकतम राशि 750 रुपये से होगी। वर्तमान सरकार यह योजना स्थगित कर दी उन्होंने। ठीक है, खत्म कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रारंभ कहाँ से की थी इन्होंने? तो ये आपकी नोएडा से की थी। क्या, कौन सी योजना थी? स्टैंड अप वाली। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं समझना, है ना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी ये, नोएडा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी। 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश से स्टैंड अप इंडिया योजना को प्रारंभ किया था। स्टैंड अप इंडिया योजना देश में अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर उसमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान था। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में क्या है? इसका उद्देश्य कि स्वदेशी और विशेष उत्पाद करना। ठीक है, विशेष उत्पाद करना स्वदेशी के रूप में। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस टाइप का इसकी योजना का। तो इसकी बात करें, ये 24 जनवरी 2018 को शुरुआत की गई थी। यह योजना सर्वप्रथम जापान को ओइटा के गवर्नर मोरिहिको हिरामालू ने वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। देख लो कहाँ कितने पुराने, उस टाइम 1975 में चली थी। यहाँ हमारे यहाँ ये, इससे क्या है, मोस्टली ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसमें ये चीज़ की गई थी कि वहाँ के लोग हैं वहीं पे उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, है ना। जो पलायन किए थे तो उनको वहीं पे रोजगार मिल जाए, जो उस टाइम पे आए थे वहाँ से इधर से उधर से भाग होके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है जनगणना पे हम लोग आ गए। जनगणना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये अपना, क्योंकि पीसीएस में तो मोस्टली इसके ढेर सारे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कौन सा राज्य, कितनी जनगणना है, कितने यहाँ पे लोग हैं, कौन सी जो लिंगानुपात है वो बताना रहेगा मैं। और हम लोगों को उत्तर प्रदेश की जनगणना सिक्वेंस से बतानी, किस हिसाब से कौन से राज्य में साक्षरता दर है, सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। ये हमारी लिटरेसी रेट को भी और जेंडर गैप को भी बताएगा, सब कुछ इसमें कंप्लीट होगा आपका 2011 की जनगणना के 10 साल बाद ये होती है। लेकिन क्या है, तो अभी लॉकडाउन के बाद 2021 में होनी थी, तो पता नहीं चला कि उसकी डिजिटल हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि यहाँ नेता लोग अपना विवाद भी बनाए रहते कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो एक ही राज्य जो जातिगत जनगणना अभी तक करा पाया वो आपका बिहार है। ठीक है, और किसी ने नहीं कराई, पूरे इंडिया की बात है ये। चलिए देखते हैं, टॉपिक है आपका जनगणना। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है। जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में दिखाना है, कौन सा होगा? ऑप्शन इज राइट, सी हो जाएगा। सी मतलब पहला दूसरा आ जाएगा। तो ये कानपुर वाला हो गया पहले, है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका चौथा वाला, मतलब दूसरा लखनऊ, तीसरा ये पहला गाजियाबाद, और चौथा आपका हो जाएगा आगरा। तो अवरोही क्रम का मतलब ये हो गया कि हम बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे वो आपकी कानपुर पड़ गई। कानपुर पर बाद लखनऊ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कल, है ना, कानपुर लखनऊ, फिर कल गाज
आगरा में गिरी है ना, कल आगरा में गिरी। लर्न करने का एक तरीका बता रहे हैं। तो कल से कानपुर, कहाँ से कानपुर, ला से लखनऊ, और गाज से गाजियाबाद, और आगरा से, तो आगरा में चौथे नंबर पे आगरा। तो इस टाइप से देखो एक ट्रैक बनानी पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलने के लिए उसको इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि नहीं रहेगा एक जैसे, तो समझ में नहीं आता। तो लखनऊ की जनसंख्या की बात करें लगभग 29,20,067 है। सॉरी, कानपुर की 29,20,067। उसके बाद लखनऊ 29,01,474। गाजियाबाद की 23,58,525। आगरा 17,46,467। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। और 4 राज्यों को हमने, सॉरी 4 जिलों को भी देख लिया कि इस टाइप के ये। अच्छा, एक पॉइंट और दिया गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर है। कैसे? कुल 53 मिलियन हैं जो प्लस शहर हैं, जिनमें 7 उत्तर प्रदेश में है। मतलब टोटल जो मिलियंस वाले शहर है वो 53 है समथिंग, जिसमें से आपके 7 कहाँ पड़ जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये हमें बताना, सबसे ज़्यादा किसकी? कानपुर हो जाएगा आपका यहाँ पे। सॉरी, कानपुर नहीं, प्रयागराज। कानपुर तो अभी रट गया। तो हमने देखो ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है। तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज, जिसकी जनसंख्या की बात करें तो 59,54,391। फिर उसके बाद लखनऊ आ गया, फिर कानपुर आ गए। तो ये अभी हम लोग ऊपर देखे थे, जिसमें क्या था कल, है ना। पहले कानपुर, नहीं नहीं, तो वो डिस्क्रीजिंग फॉर्म में था, है ना। ये आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में था ना वो। हाँ ठीक है। तो प्रयागराज, फिर लखनऊ, फिर कानपुर। तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर। ओके। जनसंख्या के आंकड़े नहीं पूछते, बस सिक्वेंस ही पूछता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको पता ही है अपना उत्तर प्रदेश, है ना। जनसंख्या के हिसाब से तो ये वर्ल्ड में बात करेंगे 5वें या 6वें नंबर पे आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश। तो सीधा इसको याद करने के लिए अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो सीधा 1998 1 2 3, बस ऐसे ही याद कर लो। 1998 1 2 3, बस याद हो गया। लगभग पूरी जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उसका लगभग 16.51% इसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इतनी पाई जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आएगा आपका, फिर बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। समझ के चलना है थोड़ी चीज़ों को, डरना नहीं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो बताना मिलियन शहर नहीं है। तो प्रयागराज तो है, हम लोग देख चुके हैं ना। तो आगरा को भी देख लिया था। तो डी नहीं है, मुरादाबाद नहीं है, मेरठ भी है क्योंकि मुरादाबाद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं, प्लस शहर हैं। जो इस टाइप से कौन कौन से देख लेते हैं। कानपुर हो गया पहले, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। तो ये किस टाइप में दिए गए आपको? देखो जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कानपुर की है, फिर लखनऊ की आ गई आपकी, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर वाराणसी, फिर मेरठ, फिर जाके प्रयागराज। तो ये आपके मिलियन प्लस है। और जबकि मुरादाबाद की जब बात करेंगे तो 0.89 मिलियन है, तो मिलियन प्लस नहीं है पर मिलियन में भी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में सत्य नहीं है। सत्य क्या नहीं है? डी वाला सत्य नहीं है। इसमें लिखा है कि पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में सबसे अधिक तेजी वृद्धि हुई। तो ऐसा नहीं है ना। जो सबसे लीस्ट रहते हैं ना, सबसे कम जिसमें साक्षरता है, तो वही थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं बढ़ते हैं, उन्हीं को हमेशा देखना है। जो पहले से एवरेज में चल रहे हैं उन पे नहीं रहता। चलिए और भी टॉपिक इसके देख लिया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। ठीक है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय इतनी पहले से जनसंख्या हो गई, तो अब धीमी गति से कर रहा है। ठीक है, वो भी नहीं करें तो कह रहे। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। तो सही बात है। उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है। तो ये आपका डी वाला यहाँ पे नहीं था कि ये इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो ऐसा नहीं था। जो साक्षरता दर की बात करें तो 67.7 है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। और ये 11 अगर 2001 से 2011 के बीच की बात करें तो 11.34 की वृद्धि हुई थी। ठीक है। और उस हिसाब से इसका स्थान 29वां था। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जातियों की जब संख्या ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है हर किसी की, तो अनुसूचित जातियों की भी सबसे ज़्यादा होगी। तो थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं।
अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करें तो ये लगभग 20.7% पाई जाती है। तो मतलब हम बोलेंगे 4,13,57,608 की संख्या इस टाइम पे इसमें है। जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या अनुसूचित जातियों की वो 16, पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में 16.6% है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही होगा आपका। तो कुछ नीचे डिटेल दी गई, देख लेते हैं क्या। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो आपकी 2,14,63,270 पाई जाती है अनुसूचित जाति। बिहार में आपकी 1,65,67,325 पाई जाती है। तमिलनाडु में 1,44,38,445 पाई जाती है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण बताइए, क्या कारण रहा है। स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। तो इस टाइप से यहाँ पे वृद्धि हुई कि पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि जो रही है, यहाँ पे बीमारियां कम हो गई, तो स्वास्थ्य पे भी नियंत्रण हो गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्प समुदाय का सार्वत्रिक केंद्रीकरण है। तो अल्प समुदाय का सामुद्रिक जो केंद्रीकरण है वो आपका कहाँ पे, वो रामपुर में है। ये रोहिलखंड के अंतर्गत आता है। रामपुर जनपद अल्पसंख्यक समुदाय का सार्वत्रिक केंद्रीकरण वाला स्थान है, जहाँ पर लगभग 50.57 अल्पसंख्यक निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हुई है तो सर वो भी रहेगा आपका। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो बताना हमें क्या सही है क्या नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है कि आपका बी नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 और 3 आपका सही नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि सही है। 1 और 3 सही। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ सेक्स लिंगानुपात की बात करेंगे तो आपका ये गलत है। तीसरा सही है। उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल है। तो इनको देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से सारी चीज़ें क्लियर करते हैं क्या। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट रहते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना समझना भी जरूरी है। तो क्षेत्रफल की बात करें 2.4 ऐसे याद कर लेना बस, और पीछे के नंबर भूल जाओ। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे 7.33% और देश का चौथा स्थान। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था, वो आपका था 1,000 पुरुषों पर 898। ठीक है, और 17 मंडल थे और 70 जिले थे। अब देखिए वर्तमान में क्या होगा, 75 जिले, तो सारी चीज़ें चेंजेस हैं। और उस समय की बात करेंगे जो साक्षरता दर थी वो 56.3% थी। पुरुष की बात करेंगे 68.82% थी, महिला की 42.2%। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से लिंगानुपात 912 हो गया। तो कितना बढ़ गया आपका, 2 उधर से ये 14 लगभग प्लस हो गया, है ना। जो राजस्व मंडल हो गए वो 18 हो गए। जिला कितने हो गए, 75 हो गए। साक्षरता दर की बात करेंगे कितनी बढ़ गई है, वो पहले 56 थी, अब होगी 67, मतलब 11%, ये बढ़ गई समथिंग 11.4। जैसे पुरुष साक्षरता की बात करेंगे 68 थी, यहाँ पे 77 हो गई, तो ये आपकी 9 ये बढ़ गई है ना। स्त्री साक्षरता की बात करेंगे तो 42 थी, 57 हो गई है, तो उसे देखो 8 7 15% ये बढ़ गई है, तो ये आपका हो गया। तो ये जरूरी है, फैक्ट जितने भी दिए गए डिटेल पढ़ना, क्योंकि उसी से चीज़ें आपकी मिल जाएंगी, कवर हो रही हैं, एक रिविजन है पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में विचार कीजिए तथा दिए गए कोड को सही उत्तर कीजिए। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है, ये प्री पीसीएस 2003 का पूछा गया क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। ऑप्शन यहाँ बी है, वो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या। जो चारों आर्थिक क्षेत्रों की पश्चिम यूपी में लिंगानुपात न्यूनतम है, सही है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मोस्टली फोकस 2011 की जनगणना पे ही करना है, 2001 का कुछ नहीं, वो गैप पूछेगा कितनी चीज़ें इंक्रीज हुई, लिंगानुपात कितना बढ़ा है और आपका जनसंख्या कितनी बढ़ी है, कितने परसेंट, वो तो 11 की जनसंख्या देखनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा जिला, तो प्रयागराज मैंने बताया था सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अपना इलाहाबाद प्रयागराज। थोड़ा देखते हैं कैसे बड़ा है। ये जनसंख्या लगभग जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमने बताया था 1928 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या में से 16.5%, 50% उत्तर प्रदेश की आबादी। जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्रम से इलाहाबाद, फिर आपका मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ है। अतः न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रम से महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर हो गया।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से जनसंख्या सबसे कम थी। सबसे कम कहाँ थी? महोबा होगा आपका, है ना। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा? सबसे घना मतलब जहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी तो गाजियाबाद, है ना, क्योंकि ये नोएडा वोडा से अपना लगा हुआ है तो उस टाइम में वहाँ जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी। सबसे घना जिला आपका गाजियाबाद है। इसके जो जनघनत्व की बात करें 3,971 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में आदमी बसे हुए हैं। इसके बाद वाराणसी 2395, लखनऊ 1816, संत रविदास नगर 1555, कानपुर नगर 1452 स्थान। जैसे ऑप्शन दिए गए ना उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन है इनका। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रथम 5 सबसे बड़े नगर। चलिए बात करते हैं सबसे 5 बड़े। कानपुर तो है, ठीक है। लखनऊ भी है, कैपिटल है तो वो हो गई। वाराणसी, फिर आगरा, फिर मेरठ। तो ये ध्यान देना कि सबसे बड़े पूछे, यहाँ प्रयागराज पे नहीं जाना। यूपी पीसीएस टैक्स इंस्पेक्टर में आया था तो यहाँ पे ये आपका हो जाए। 2011 के हिसाब से इसको देखेंगे तो कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। देखो जनसंख्या दृष्टि से प्रथम 5 सबसे बड़े नगर पूछा है, अगर उनका पूरा क्षेत्र पूछ देगा तो अलग बात, क्वेश्चन बन जाएगा। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। कब हुई? 90 वर्षों में सबसे ज्यादा। तो 1981 और 91 का जो दशक था वो एक वृद्धि दशक माना जाता है, बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई थी। क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल देखते हैं। किसी देश में लोगों की जनसंख्या बढ़ने को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि, उसी देश में जनसंख्या की बढ़ने को। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे भारत का एक राज्य है जहाँ लगभग 20 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है। तो देख लो कितनी जनसंख्या है। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 तक के दौरान दर्ज की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 1 2 3 4 है। ठीक है, मैंने मैं जस्ट बताया था। पीछे के नंबर फिर से और काउंट करेंगे तो 1 से फिर शुरू कर देना। तो 2001 की जनगणना पूछा है। देखिए अब 2013 की आ गई थी लेकिन फाइनल डेटा नहीं आया था उस हिसाब से इसको, लेकिन चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पीसीएस का है। तो जनगणना के अनुसार 2001 की के किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो उस समय की बात करेंगे वाराणसी था। अब देखते हैं अब क्या हो गया आपका गाजियाबाद। तो हम जो 2011 लिखा है वहां से पढ़ते हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत कबीर नगर, कानपुर। सबसे कम वाले अभी बताया ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। जनसंख्या जनघनत्व दो में क्वेश्चन दोनों में अंतर रहता है, इससे इसको ध्यान से सुनना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? महिला साक्षरता दर की बात करें 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा 57.20%। टोटल ओवरऑल की हम ये महिला पूछा, केवल हम ओवरऑल की बात करेंगे तो 67.7% थी। और पुरुष की उसी में बात करेंगे 77.3% पुरुष की साक्षरता दर थी और महिला की 57.2%। तो तीनों साक्षरता में पता चल गई, महिला की क्या थी, पुरुष की क्या थी, टोटल कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 67, पुरुष 77 और महिला 57। तो टोटल ओवरऑल 67 से याद करना, फिर 77, फिर 57। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? देखो मैंने अभी जस्ट ओवरऑल बताया था कि आपको कितनी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऑप्शन इसमें तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे जो वृद्धि दर हुई वो 11.34% अधिक थी। जनगणना 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो 56.6% थी, जब वही जाके ओवरऑल 67% 2011 में हो गई। राज्य में जो निरक्षरता की दर है वो 32.3% है। उसी को माइनस कर देंगे 100 से तो निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम किसमें? श्रावस्ती में। आपके देख लेते हैं 2011 की जो जनगणना हुई उसमें 40.74% निकली इसकी साक्षरता दर, जबकि शाब्दिक साक्षरता दर की बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा का एरिया आ जाएगा। देखो जितनी हाईटेक सिटी रहेगी उतनी साक्षरता दर लिटरेसी रेट अधिक रहेगा, 80.1% थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ देखते हैं। श्रावस्ती में सबसे कम, फिर उससे थोड़ा ज्यादा बहराइच, फिर थोड़ा और जान जाएंगे बलरामपुर, फिर बदाऊं, फिर रामपुर में। ये आपका हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। अवरोही क्रम में बताना में क्या होगा
तो अवरोही क्रम पहला ये हो जाएगा इलाहाबाद। क्या पूछा? जनगणना के अनुसार निम्नलिखित उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम सबसे ज्यादा प्रयागराज, फिर दूसरा कानपुर उससे कम। देखो जनसंख्या ओवरऑल पूछा है, वो नगर पूछ देगा, चीजें अलग हो जाती हैं क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा कि जिले की पूछ रहे तो जिला मतलब पूरा ओवरऑल उसका क्षेत्र जहां तक लग रहा है। नगर पूछ देगा केवल एक ही क्षेत्र, एक ही सिटी के बारे में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन शुरू में पूछे गए और यही कंफ्यूज करते हैं, जिला पूछा या नगर पूछा। जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वो इलाहाबाद रहेगा, फिर कानपुर आएगा आपका, फिर दूसरे तीसरे पे नंबर पे आपका आ जाएगा आगरा, चौथे पे बनारसी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पीछे वाले क्वेश्चन में किसी में नगर भी पूछा था। तो ये आपकी 2000 के अनुसार जनसंख्या दी गई, राज्यों के विकल्प दिए गए। तो इसमें दे रहा है कि ए मतलब क्या था, 4 मतलब था इलाहाबाद दिया था। तो इसमें देखते हैं, चले ये कह रहा है कि कानपुर नहीं, देखो नीचे से दिया तो उसने सिक्वेंस से नहीं लगाया, सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की, फिर कानपुर, फिर आपकी आगरा, फिर वाराणसी। ओके, जिला पूछा था, ये ध्यान रखना मैंने कहा, नगर पूछेगा तो चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि इलाहाबाद जो नगर है वो छोटा है थोड़ा सा कानपुर के बजाय। क्योंकि कानपुर क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, ये तो आपकी पर्यटन स्थल टाइप से एक यहाँ पे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? तो हम लोगों को बताया 912 होगा, है ना, जो फिर बाद में उससे बढ़ा था। तो उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 912। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात, अच्छा ये भी देख लो, पीसीएस एसीएफ में पूछा गया और डिफाइन कैसे कर रहा है कि ग्रामीण की बात करेंगे तो 918, एवं शहरी लिंगानुपात 894, जबकि संपूर्ण लिंगानुपात 943। अरे तो भाई क्वेश्चन को समझना अच्छे से, है ना, बड़ा टिपिकल है कि आंकड़े देखो, भारत की जनसंख्या अच्छा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 912 है। कितना? 912। उसी में 912 में ग्रामीण की बात करेंगे तो 918 एवं लिंगानुपात है, और शहरी की बात करेंगे 894, जबकि संपूर्ण भारत का लिंगानुपात, अब संपूर्ण मतलब पहले छोड़ दिया होगा उन्होंने किसी को, तो टोटल लिंगानुपात की बात करेंगे 943। ये इंडिया का है, और उत्तर प्रदेश का 912। ध्यान देना, यूपी का, ये यूपी 912 और इंडिया का 943। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, जो साक्षरता दर सबसे ज्यादा जहां पाई जाती है। तुम्हें हाईटेक सिटी से आप सीधा फोकस करेंगे, जो सबसे अच्छी हाईटेक सिटी है उसी से हम लगाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा उद्योग गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। ओके, तो गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 80.12%, कानपुर की 79.7%, और ये 78.9%, इटावा 78.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो पुरुष महिला अनुपात बताना, वही जो सेक्स रेशियो है वही आपकी 912 और पर हजार पे रहता है। ओके, ये किसका है? उत्तर प्रदेश का। और अभी हम लोगों ने बात की, चलिए थोड़ा और जिले के बारे में दिया गया वो डिफाइन देख लेते हैं। और 2001 में कितना था? 898 था पर हजार पर। तो लिंगानुपात वाले जिले कुछ हैं, जैसे जौनपुर की बात करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, क्योंकि 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं, और सब जिलों में कम भैया, यहाँ महिला संख्या ज़्यादा। आजमगढ़ में भी 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं, देवरिया में भी 1017 महिलाएं, प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर 983। तो कहीं महिलाओं की संख्या कम भी है, कहीं ज़्यादा भी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है फिर भी, है ना, ट्रांसपोर्ट भी इधर का उधर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार, इसको स्किप करते हैं, 2001 की जनगणना पूछा है, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा उसी को हम देख लेंगे 2011 के अनुसार। तो 2011 के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या परिप्रेक्षित है। सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति ज्यादा है, फिर बलिया, फिर देवरिया, कुशीनगर, फिर ललितपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों की बताना, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले। तो हम लोग पीछे देख चुके हैं, उसी के हिसाब से यूपीपीसीएस मेंस का पेपर है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर 80.12%, कानपुर 79.7%, और ये 78.95%, इटावा 78%, गाजियाबाद 78। ठीक है, जो गौतम बुद्ध नगर है वो अब नोएडा समझ लेना उसको, वो ये चीज़ है, तो नोएडा है उसे, तो ये आपका सही होगा।
उत्तर प्रदेश में वो है जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कौन सा होगा? औरैया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गाजियाबाद वो नोएडा तो दिया नहीं गया है ना। 11 की जनगणना के अनुसार देखो आंकड़े याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जो टॉप के जिले हैं वो नहीं दिए गए, तो उसके नीचे के लिस्ट वाले में देखने पड़ेंगे इसमें से कौन सा हमारे लिए सही हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, तो अभी पता बताया गौतम बुद्ध नगर। फिर से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की साक्षरता दर में सर्वाधिक है? देखो अब सर्वाधिक फिर से अब गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया गया, औरैया भी नहीं दिया, इटावा नहीं दिया, तो कहाँ जाएंगे? गाजियाबाद में आ जाएंगे। कानपुर भी नहीं दिया इसके जो पहले वाले। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना 2001 में पूछा गया था, और स्टेटमेंट से हिसाब से क्वेश्चन देखो, ये पीसीएस का क्वेश्चन है लेकिन ये आंकड़े हमारे काम के नहीं है, हम थोड़ा सा आगे ही आएंगे। 2011 की जनगणना से देखेंगे कि जनगणना के 2011 के अनुसार, वर्तमान जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है। ठीक है, जनगणना 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाला जनपद प्रयागराज, पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला आपका सीतापुर। तो ये साक्षरता दर 67.7% है तथा जनगणना 829। ठीक है, आगे देखते हैं। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? 16.6%, 16.7% हुई थी। और 2011 1 से लेकर 2011 के बीच की बात करेंगे तो 11.34% वृद्धि हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 में 2011 तक वृद्धि हुई थी, तो वो कितनी हुई थी आपकी? 11.45% की वृद्धि हुई थी। कब से? 11 में, 1 से 11 तक 11.4 या 3-4 बोल दो, या वो 4-5, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही रहेगा आपका वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे कम महिला साक्षरता, तो सबसे कम महिला साक्षरता की बात करेंगे तो रामपुर में, क्योंकि वहाँ इतनी महिलाएं हम लोग देख चुके पिछले क्वेश्चन में कितनी है, तो साक्षरता भी उनकी कम होगी। तो थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं महिला साक्षरता के बारे में दिया गया। श्रावस्ती में 14.8%, बलरामपुर 38.43%, बहराइच 39.2%, बदायूं 40.1%, रामपुर 44.44% की। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित साक्षरता अंकित की गई है? निम्नलिखित साक्षरता अब श्रावस्ती में की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले थे वो श्रावस्ती 46.74% है, बहराइच 49.4%, बलरामपुर 49.51%। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, तो एक से नहीं, हम यहाँ से देखेंगे लास्ट से 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर, बस हमारे लिए ये था। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के सन 2011 के अनुसार सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, छोड़ो, लेकिन हम अपना 2011 से देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912। घनत्व लिंगानुपात दोनों अलग होते हैं, ध्यान रखना। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 2013 में ऐसा क्या हुआ था जो असत्य है? तो ए वाला ही असत्य है कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। नहीं, ऐसा नहीं है, देखते हैं क्या। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जन्म दर 27 है, जबकि पूरे भारत का जन्म दर 21 है, तो कहाँ से कम है भाई? ज्यादा। प्रदेश का जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो जनसंख्या सर्वाधिक कानपुर में हो जाएगी। तो अभी हम लोग ये देख चुके हैं। फिर आजमगढ़ ऐसे याद कर सकते हैं, कानपुर नगर, आजमगढ़, प्रयागराज, आगरा, तो इनकी इस टाइप से आपकी जनगणना के अनुसार ही है। क्या पूछा था? जनसंख्या सांद्रण, तो इसको ध्यान देंगे। जनसंख्या सांद्रण पूछेगा तो कानपुर की 1452, आजमगढ़ की 1138, प्रयागराज की 1086, आगरा 1094। तो और जिलों की दी गई है, जैसे आपके गाजियाबाद की 3971, वाराणसी 2395, लखनऊ घनत्व दिया गया, लखनऊ के घनत्व जो 1816, भदोई का 1555, न्यूनतम घनत्व की बात करेंगे ललितपुर 242, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, महोबा 279। तो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। कब घटा था? डिफाइन किया गया अच्छे से
61 से 71 के बीच में ये घटा था। कब घटा था? ऑप्शन ए इज राइट। 61 में 1900 जो 51 में 910 था, 61 में 909 हो गया था, तो फिर 1971 में और भी कम हो गया, 879 हो गया। तो कितना कम हुआ? 30 कम हुआ। 81 में 885 था, 91 में 869 था, 6 कम हो गया दोनों के। 2001 में 899। तो इस टाइप से इसकी कमी हो रही है। 2011 के अनुसार देखें हमें, यही इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए कि जिसका लिंगानुपात 912 है, जो कि 2001 के मुकाबले 14 बढ़ा है, मगर राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी। 10 की वृद्धि उच्चतम थी 1991 से 2001 के बीच में। तो 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा थी। डी ऑप्शन इज राइट। देख लेंगे, आप डेटा सामने देख रहे हैं। 1991 से 61 के बीच में 16.78%, 61 से 71 19.7%, 71 से 81 25.4%, 81 से 91 25.61%, 91 से 2001 25.85%। तो सर्वाधिक आपका 91 से 2001 के बीच की। और 2001 जो 11 के अनुसार 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर वो आपकी 20.22% रही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर, तो नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर की बात करनी है हमें, तो वो रही है आपकी 91 से 2001 के बीच। अभी हमने जस्ट पीछे बता दिया कितनी ये बढ़ी थी। लगभग आपकी ये लिखिए डाटा 444,95,063 जो कुल जनसंख्या का 22.28% था। पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, तो महिला आबादी कुल आबादी का पहुंचा 48% हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 1998 ये टाइप की इस टाइप की आपकी डिफाइन किया गया है। टोटल आबादी 1998 1 2 3 4 1 है, और महिला आबादी की बात करेंगे 953,31,831। टोटल जो है 47.71%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये 77.7% है ग्राम जनसंख्या का। ठीक है, तो जनसंख्या आपको फिर से वही दी गई है। कुल आबादी का 16.50% उत्तर प्रदेश की है। और इसमें ग्रामीण और नगरीय की बात करें तो ग्रामीण आपकी है 15,53,17,278 और नगरीय है 4,44,95,063। क्रमशः परसेंटेज की बात करेंगे तो जो कि 77.73% है आपकी ग्रामीण, नगरीय बात करेंगे 22.27%। तो ध्यान देना, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, नगरीय कम है, तो आपका गलत होगा ही नहीं। कुछ मिलान करना है, विकास योजना दी गई और जिला क्षेत्र दिए गए, तो क्या है इसमें सूची दी गई, इसको मैच करना है। ऑप्शन इसका डी इज राइट है। डी में क्या लिखा है? पहले का पहला हो गया। जैविक खेती को विकसित करना है हमीरपुर में, हमीरपुर क्षेत्र आता, बी का चौथा हो जाएगा। जो किसान बाजार की स्थापना बहराइच में की गई थी, सी का दूसरा होगा। जो प्रसंस्करण यंत्र है बुंदेलखंड है। और आपका जो भूमि सेना योजना है वो आपके तीसरा बिजनौर में होगी। तो ये मैच करना था, किस विकास योजना दिया गया था और जिला क्षेत्र दिया गया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैविक खेती को विकसित करना हमीरपुर, किसान बाजार की स्थापना बहराइच, तिल प्रसंस्करण बुंदेलखंड, भूमि सेना योजना बिजनौर। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का है 16.4%, हम लोग देख चुके हैं। उसी को बार बार से दिया गया, कोई मतलब नहीं। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता 67.68%, मतलब ऑप्शन सी इज राइट। तो देख लेंगे, यहाँ पे सी दिया गया। ओके, जिसमें से आपको अभी जस्ट बताया था ग्रामीण 77.28% और महिला आपका वो शहरी 22 कुछ % थी। लेकिन यहाँ महिला साक्षरता की बात करें 57.18% है। 2011 इस टाइप से आपकी दी गई। साक्षरता की बात करेंगे तो 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला बता देना मैं, और सबसे कम तो इलाहाबाद सबसे ज़्यादा, महोबा सबसे कम। क्लियर, दैट्स। उसकी जो बात करेंगे तो 59,54,391। प्रयागराज की जनसंख्या महोबा की 8,75,998 सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? साक्षर की बात करेंगे तो कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कानपुर सर्वाधिक साक्षर जो है।
पांच जिले दिए गए तो आपको वही से फिर से लगाना। हाईटेक सिटी गौतम बुद्ध नगर तो 80.12%, कानपुर नगर 79.71%, फिर औरैया आ जाएगा 78.9.5%, इटावा 78.41%, गाजियाबाद 78.10%। अरे बहुत क्वेश्चन है इसके। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि कोई जैसे इंपोर्टेंट है उन्हीं को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इलाहाबाद। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, इसका डिफाइन 10 बार पढ़ चुके हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो वृद्धि प्रतिशत है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 20.23% की वृद्धि हुई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा है, आपका पता ही होगा, है ना। इसके पहले महाराष्ट्र आता है, फिर और सारी चीज़ें सब दिया गया होगा। जनसंख्या 2000, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? प्रथम जनसंख्या के हिसाब से पूछा था ना, तो चौथा नहीं, मतलब वो तो क्षेत्रफल के हिसाब से ही हम जनसंख्या के हिसाब से लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रथम। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो 912 है लिंगानुपात। तो ये लोग बार बार से क्वेश्चन बता दिए गए, इसलिए लिखा है कि जो 14 की वृद्धि हुई थी, लिंगानुपात क्या क्या है सब बता दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो बताया गया आपका जौनपुर हो जाएगा। ऑप्शन इज राइट, डी। डी मतलब जौनपुर। जौनपुर में 1024 है, गोरखपुर में 950, देवरिया 1017, आजमगढ़ 1019। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 1998 वाला बताया था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो छोड़ो, जो आएगा सामने ठीक है। बकाया ये पॉइंट आपके दिए गए। 4 जनवरी 2011 को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदी है, जो वर्ष 1938 में स्वीकृत किया गया था। सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक एवं राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। ओके, और जनसंख्या पता है आपको। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र सबसे ज्यादा, सोनभद्र, फिर बलिया, फिर देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर हो जाएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो क्या थी? लगभग 200 मिलियन 2011 के अनुमान से। 1998 समझ रहे हैं आप, लगभग उतना ही है आपकी। इसकी वृद्धि की बात करेंगे 20 करोड़ लगभग इसको माना जाता है, या हम 200 मिलियन बोल देंगे। 16.5 पूरी भूमि का योगदान देता है भारत में, सॉरी जनसंख्या। इसकी 10 की वृद्धि दर 20.23% थी। औसत वृद्धि दर 17.7% है, जिसकी सर्वाधिक थी। जनसंख्या घनत्व बात करेंगे, भारत का 829 पर व्यक्ति जो होता है, राष्ट्रीय औसत 382 से 447 अधिक है। लिंगानुपात 912 और राष्ट्रीय औसत 944 से 31 कम। तो ये मतलब देश से कम बताया वहाँ पे, तो ध्यान देना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वही प्रयागराज, बार बार से आ रहा, सबसे कम होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो अभी जस्ट बताया 77.73%। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। जनगणना 2011 की तक दी गई जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना है? तो ये 829 से आबादी घनत्व बताया था मैंने। तो देखो क्वेश्चन वही है, उसी से रिपीट पूछ के, लेकिन किसमें किस एग्जाम में पैटर्न थोड़ा क्वेश्चन शब्दों का खेल है, दर का आगे के पीछे कुछ पूछ देते हैं, बकाया चीज़ें वही पूछी जा रही हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर रहता है? तो प्रथम पर रहेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इस हिसाब से आपका जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में 16.50% पूरे देश की जनसंख्या का महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर। अब ये ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान देना कि पर्टिकुलर एक कैपिटल की पूछ ले कि राजधानी लखनऊ की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो ये हमें बताना रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं था, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये देख लेंगे किस जिले की क्या है, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया था। गौतम बुद्ध नगर 80.12%, कानपुर नगर 79.65%, औरैया 78.95%, इटावा 78.41%, गाजियाबाद 78.07। तो उसमें लखनऊ का कुछ दिया ही नहीं ऐसा ऑप्शन कि लखनऊ की हो। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या था? तो फिर भी वही बवाल कर रहे हैं
क्या घन होता था पता नहीं, सी वाला दिया 828, क्योंकि 829 है तो 28 प्रति वर्ग किलोमीटर हम लगभग उसी के आसपास ही मानेंगे। जनगणना ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं लड़कों को भी, फिर लगता है क्या करें, एक नंबर से फंस जाते हैं, आयु भार कर रहा है, क्वेश्चन काउंट कर रहा है या नहीं। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? बाल लिंगानुपात 902 है क्या आपका? 902, तो इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके नए आए, ये काम का है। किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना या सेंसस कहलाती है। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 है। वर्तमान में इससे पूरे भारत की 16.50% जनसंख्या निवासी करते हैं। वर्ष 2001 में ये 16.16% था। तो ये जनगणना वाला टॉपिक हो गया है, और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रादेशिक घटनाक्रम, और उसके साथ साथ हम लोग जो आपका बजट है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी समथिंग अभी रह गए आपके 7-8 पेज और रह गए। तो एक क्लास और, एक पार्ट 9वां था, पार्ट 10 आएगा, पूरा यूपी स्पेशल खत्म। नेक्स्ट हम आपको करंट का एक क्लास डालेंगे, बहुत लंबा क्लास रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें एक ही बार में सारे करंट के लगभग 120 पेजों में उसको हमने कंप्लीट किया है, तो वो पूरा कवर कराएंगे, 120 112 हो सकता है, तो आपका वो सारा कवर हो जाएगा। तो धन्यवाद आप लोगों को पूरा ये वीडियो देखने के लिए, और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि आपको यूपी स्पेशल, यूपी जीके कुछ भी हो, कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे, यूपीएससी से लेके यूपी पीसीएसपी तक सारे मॉक